हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के 25 प्रश्न, जहां से प्रत्येक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जैसे ऑप्शन है, पहला लुई 18वां, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा नेपोलियन तृतीया और डी नंबर में चौथा में बिस्मार्क। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? जैसा कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो पहला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। बी कह रहा है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और सी में है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और डी में कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो वो हुई है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। कह रहा है तीसरा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रशा को, ऑप्शन नंबर बी में है ऑस्ट्रिया को, और ऑप्शन नंबर सी है तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन पढ़ते कह रहा है मार्च 1848 में, बी में कह रहा है अप्रैल 1848 में, और सी में कह रहा है मई 1848 में, और डी में कह रहा है जून 1848 में। तो जैसा कि मेटरनिख का पतन कब हुआ था, तो वो पतन इसका हुआ था मई 1848 में। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। कह रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो पहला में दे रहा है ए में आर्लिया वंश, बी में कह रहा है बुर्बो वंश, सी में कह रहा है हैब्सबर्ग वंश, यानी वंश छूट गया है, हैब्सबर्ग वंश होगा, और डी में कह रहा है राजशाही। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं फिर आगे अगला प्रश्न। 6 में कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रशा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रूस, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंग्लैंड। तो 6 नंबर कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो यह देश था, वो था विरुद्ध में था ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 7 नंबर में कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी है चेका, ऑप्शन नंबर सी है लाल कुर्ती, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोनारी। तो जैसा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो वो था कार्बोनारी। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न। कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बुद्धिजीवियों की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामंतों की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की थी। तो देखते हैं इस प्रकार अगला प्रश्न। फिर 9 नंबर में कह रहा है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए में दे रहा है हंगरी, बी में दे रहा है तुर्की, और सी में कह रहा है यूनान, और डी में है पोलैंड। तो जैसा कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, वो किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आगे फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है 10 में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेनापति, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्रांस का राजदूत, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रधानमंत्री। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो किया था प्रधानमंत्री पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है गैरिबाल्डी पेशों से क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाविक था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसान था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सैनिक था, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दार्शनिक था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था, तो एक नाविक था, यानी नाव चलाते थे समुद्र किनारे, इसीलिए इसे नाविक कहा गया। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं इसी पर अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। यानी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में दक्षिणी अमेरिका, बी में कह रहा है यूरोप, सी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका, और डी में कह रहा है पश्चिमी एशिया। तो हम सभी जानते हैं कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो वो आता है यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसी पर फिर अगला प्रश्न 13 में कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिटलर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलियम प्रथम, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिस्मार्क, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेजनी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो क्या था, बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जर्मनी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यूनान। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो रहा है यूनान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार 15 में दिया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1871 को, बी में कह रहा है 1870 को, सी में कह रहा है 1866 को, और डी में कह रहा है 1864 को। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई है वो 10 मई 1871 को हुआ। तो 10 मई नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मई 1871 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फिर देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है फ्रांसा तथा डेनमार्क युद्ध, मतलब दोनों के बीच में हुआ था। उसका तो कह रहा है बी में सीडान का युद्ध, सी में कह रहा है सिडोवा का युद्ध, और डी में कह रहा है क्रीमिया का युद्ध। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सीडान का युद्ध, 16 का ऑप्शन नंबर बी। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं 17 में कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है काबूर ने, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मेजनी ने, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो वो क्या था, मेजनी ने की थी। कौन किए थे, मेजनी ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं फिर 18 में क्या कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो जो अभी पढ़े हैं वही इसका भी स्थापना किया था, यानी यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यानी ए में दे रहा है गैरिबाल्डी ने, और बी में दे रहा है मेजनी ने, सी में दे रहा है बिस्मार्क ने, और डी में दे रहा है काबूर ने। तो यंग इटली का स्थापना किसने, यंग इटली का है, यंग यूरोप का है, दोनों का जो स्थापना किया था वो किया था मेजनी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार फिर अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है सीडान का युद्ध कब हुआ। सीडान का युद्ध कब हुआ, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1867 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1868 ईस्वी में, और सी में कह रहा है 1870 ईस्वी में, और डी में कह रहा है 1871 ईस्वी में। तो सीडान का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1870 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है। तो 20 नंबर कह रहा है
सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सेडान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेडोवा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साइडान और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रैंकफर्ट। तो सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच जो हुआ था वो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर इसी प्रकार। तो कह रहा है 21 में कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पूर्ण जागरण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मना आता है। वो बहुत बड़ा महान क्रांति था, यानी 1789 का फ्रांसीसी क्रांति। तो यही फ्रांस, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, यानी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 22 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1789 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1791 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1801 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1804 में। तो हम सभी जानते हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। वो हुआ था 1804 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही कर लो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 23 नंबर में छूट गया एक पेज। आगे देखते हैं, यहाँ दे रहा है 23। कह रहा है कि वियना सम्मेलन, यानी इसको कांग्रेस भी कहा जाता है। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का है, सम्मेलन का अध्यक्ष का है या फिर सम्मेलन का अध्यक्ष का है या फिर कांग्रेस का अध्यक्ष का है। तो यानी वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वो था मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो 1815 में क्रांति किया था, मेटरनिक के नाम से भी जाना जाता है। ये मेटरनिक था, हमेशा चाहता था कि देश में, मतलब देश में कोई भी नया नियम आए उसको अपने हाथ में रख लेना है और देश में नया नियम कोई भी लागू नहीं करना, यानी पुरातन व्यवस्था बनाए रखने के चार्टर थे ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। कह रहा है अच्छा जो बता है वही अगला प्रश्न है। 24 में कह रहा है कि मेटरनिक, यानी मेटरनिक कभी ख लगता है कभी क भी लगता है। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो जो अभी बताया है ना कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यानी सी नंबर कह रहा है कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो वही ना बताया कि पुरातन व्यवस्था बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गणतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था देश में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 24 नंबर का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आगे। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री का 24 को था, जो समाप्त हो गया है। काफ़ी वीवीआई है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।